हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पे आपको पता है यूजीसी नेट का पेपर आपका आने वाला है। और फिर से एक बार एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि यूजीसी नेट के लिए है। और शानदार सीरीज है। यहाँ पर आज का यूनिट 1 का टॉपिक है। कल जो लास्ट हमने क्लास की थी यहाँ पे वोकैबुलरी की थी। जो भी आपके इतिहास में, आपके सिलेबस में वोकेबलरी दी गई है, 74-75 वोकेबलरी, उन सबको कल एक क्लास में हमने किया था। ऐसे ही और कंटेंट शानदार था। मैंने पीपीटी भी शेयर की थी। आज सेकंड क्लास है आपकी, यहाँ पे भी कंटेंट शानदार रहेगा। आज की पीपीटी भी आपके साथ शेयर की जाएगी। आज का जो टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत, यूनिट 1 है आज का। यूनिट 1 में पहला टॉपिक है ऐतिहासिक स्रोत, मतलब इतिहास को जानने के स्रोत। देखो, आपको बताऊं मैं, तो इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। क्या? इतिहास को जानने के लिए जब भी आप पढ़ते हो ऐतिहासिक स्रोतों की, तो इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हमारे पास होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? एक तो आपके पास पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक आपके पास साहित्यिक स्रोत होते हैं। क्या होते हैं? साहित्यिक स्रोत होते हैं। पूरी पीपीटी बना के लाया हूं, मैं आपको बताऊंगा अभी। बट थोड़ा आपको जोड़ लो टॉपिक से। क्या? एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आता है उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या कमियां होती हैं वो पढ़ने वाले हैं। साहित्यिक स्रोत कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। देसी साहित्य, विदेशी साहित्य क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं हम लोग। साहित्यिक स्रोत में कमियों के साथ साथ आलोचनाएं कैसे की जाती है वो हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन काल में साहित्य कैसा था, मध्यकाल में कैसा था, आधुनिक काल में कैसा था, उसकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ पुरातत्व की बात करते हैं, तो पुरातत्व में किस प्रकार से कौन कौन सी सभ्यता संस्कृति खोजी गई है, ठीक है ना। कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, क्या क्या चीजें पुरातात्विक सामग्रियों में आती हैं, पुरातत्व के माध्यम से किस प्रकार से आलोचना की जाती है, किस प्रकार से व्याख्या की जाती है, कोई वस्तु मिलती है उसका महत्व कैसे होता है। मतलब कि आज आपका एक डिटेल में टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का बहुत शानदार टॉपिक डिटेल में। इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर कोई भी लेकर नहीं आएगा, नंबर एक। दूसरा, कभी भी आपको इतनी शानदार क्लासेस जो आपको पेड क्लासेस है वो फ्री में नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर विश्वास नहीं है तो आज 1 से 1.5 घंटा हमारे साथ बैठ के देख लो। आपको शानदार कंटेंट मिलने वाला है। और साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीटी भी मिलने वाली है। यही पीपीटी आपको साथ में मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं पुरातात्विक खोजों की। अब देखो, एक तरीका अलग है। हमेशा एक तरीका रहता था पहले। क्या? पुरातात्विक वस्तु बता दी क्या होती है, साहित्यिक वस्तु बता दी क्या होता है, कौन कौन से साहित्य होते हैं वो बता दिया, धार्मिक साहित्य कौन होते हैं, धार्मिक इतर साहित्य कौन कौन से होते हैं, देसी कौन से होते हैं, विदेशी कौन से होते हैं, ऐसे बताते थे। बट आज एक आपके लिए अलग टू द पॉइंट चीज लेके आया हूँ। सिर्फ आपको क्लास को सुनना है। आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है, ये आपका रिवीजन है। इन शॉर्ट रिवीजन मत समझना, डिटेल रिवीजन समझना। अगर पहली बार आप टॉपिक पढ़ रहे हो तब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसकी भाषा शैली इस तरीके से बनाई गई है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहे। और सारा कंटेंट मैं हमेशा ऑलवेज पीवाईक्यू को देखकर बनाता हूँ, ठीक है ना। चलो, बात करते हैं भारत की प्रमुख पुरातात्विक खोजें कौन कौन सी है। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा, इस पे यहाँ पे बहुत सारे स्थलों को हमने खोजा है, ठीक है ना। महत्व की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो शहरी नियोजन, भैया सिंधु घाटी सभ्यता का उन्नत शहरी नियोजन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है भैया। शहर ग्रिड पैटर्न पर आधारित है, जल निकासी पर इसकी तो सबको पता है। यहाँ पे समान आकार की पक्की ईंटें देखी जाती हैं। शिल्प कला में क्या मिलता है? मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मोहर मिलते हैं, आभूषणों की खोज होती है, खिलौने मिलते हैं, धातु वस्तुओं के फाड़ी मिलते हैं। इन खोजों से उच्च स्तर की शिल्प कला का पता चलता है, व्यापारिक गतिविधियां विकसित होती हैं। अब आपके माइंड में आएगा, सर कहाँ स्रोत पढ़ाने जा रहा हूँ, ये चीज पढ़ा रहा हूँ। बेटा ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब पुरातत्व की बात आती है तो पुरातत्व में सभ्यता को खोजा है, उसमें सारी सामग्रियां मिली है। मतलब कि ये सभी चीजें आपके पुरातत्व के एग्जाम्पल है, आर्कोलॉजिकल के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। व्यापारिक गतिविधियां विकसित थी। कृषि और भंडार की बात करें तो अन्न भंडार के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। लोथल में गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, डॉकयार्ड, जो कि आपका समुद्री यात्रा का जानकारी देता है। मेसोपोटामिया के व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। यह सभ्यता कृषि और व्यापार व्यापार एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पर आधारित थी। पूरी क्लास बायलैंग्वेज है, पूरी पीपीटी बायलैंग्वेज है। पुरातत्व में, पुरातत्व के आधार पर मेगालिथिक साइट्स की बात की गई है। देखो, कल शब्दावली पढ़ी थी हमने, तो हमने जब मेगालिथिक साइट्स पढ़ी थी, मेगालिथिक शब्द पढ़ा था महापाषाण। तो प्राचीन काल में महापाषाण क्या था, मध्यकाल में क्या था, आधुनिक काल में क्या था, विद इंडिया गेट तक को हमने कवर किया था। याद है कि नहीं याद है? चलो, तो महापाषाण का क्या, बड़े पत्थरों से चिन्हित होते हैं। इनका उपयोग दफन और स्मारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में पाए गए। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महत्व क्या है? ये स्थल प्रारंभिक लोयोगिन समाजों की जानकारी प्रदान करते हैं।
इनसे दफन प्रथाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। सामाजिक स्थितिगत के प्रमाण भी मिलते हैं। इन्हें इनसे धार्मिक विश्वासों और परंपराओं की जानकारी मिलती है। ताम्र पाषाण संस्कृतियों की खोज हमने क्या की है? पाषाण आर्कोलॉजिकल साइट्स के आधार पर की है, पुरातत्व विज्ञान के आधार पर की है। इनमें प्रमुख स्थल आपके इनाम गांव हो जाते हैं, नागरटोली हो जाता है, जोर हो जाता है, और आपका मुख्य चिन्ह महाराष्ट्र में आपको मिलते हैं। संक्रमण काल होता है ताम्र पाषाण काल, पाषाण युग और धातु युग के बीच संक्रमण युग होता है। क्या? ताम्र पाषाण काल, पाषाण युग और धातु युग के बीच संक्रमण काल होता है। इस काल में तांबा और कांस्य का प्रयोग शुरू हो गया था। कृषि की बात करें तो ताम्र पाषाण संस्कृतियां मुख्यतः कृषि प्रधान थी। पालतू पशुओं के प्राण भी मिलते हैं। गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाई जाती थी। भौतिक अवशेष में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोती और तांबे के औजार मिले हैं। ये लोग अवशेषों को दैनिक जीवन को समझने में सहायता करते थे। ठीक है ना? अब देखो पुरातत्व। अब पुरातत्व तकनीक और पद्धतियां, मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य, जो हमने इतने सारे साक्ष्य पढ़े हैं, साइट्स पढ़ी, उनके साक्ष्य पढ़े, उनका महत्व पढ़ा है। तो ये साक्ष्य मिलते कैसे हैं? इन साइट्स को खोजा कैसे गया है? और खोजा गया तो इनका उत्खनन कैसे किया गया है? इनका उत्खनन कैसे किया गया है? ठीक है ना? इनकी स्टेटोग्राफी कैसे की, इनका अध्ययन कैसे किया गया है, इसकी अपन ने एज कैसे डिसाइड की, आयु कैसे डिसाइड की, ये सारी चीजें पुरातत्व विज्ञान के अन्वेषण के अंतर्गत आती है। ठीक है ना? अब वो बहुत शानदार कंटेंट है, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से प्रेजेंट किया गया है, जैसे आपके एग्जाम में आता है। तो पुरातात्विक तकनीकी और पद्धतियां, उत्खनन की बात करते हैं। उत्खनन दो प्रकार का आपको मिलेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज उत्खनन क्या है? क्षैतिज उत्खनन किसी बड़े स्थल के बड़े क्षेत्र को उजागर करता है। इससे बस्तियों और आवासीय क्षेत्रों की संरचना पता चलती है। बस्तियों और आवासीय क्षेत्रों की संरचना पता चलती है। यह सार्वजनिक स्थानों और शहरी नियोजन को समझने में सहायक होता है। किसी एक टाइम पीरियड की बात करता है, कौन सा? आपका हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन। उदाहरण की बात करें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्षैतिज उत्खनन किया गया है। यहाँ पर सड़कों, अन्न भंडारों, घरों की संरचना मिली है। इन खोजों से शहरी जीवन और नियोजन की जानकारी मिली है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन, ऊर्ध्वाधर उत्खनन में स्थल की गहराई तक खुदाई की जाती है। इससे विभिन्न काल क्रमिक परतों का पता चलता है। विभिन्न क्या? क्रोनोलॉजिस लेयर का पता चलता है। यह किसी स्थल पर मानव गतिविधियों की समय रेखा स्थापित करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र में ऊर्ध्वाधर उत्खनन कराया गया है। इससे मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक शहरीकरण के प्रमाण मिले हैं। यह पद्धति किसी स्थल के ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करती है। मुझे इस स्थान का यदि ऐतिहासिक विकास समझना है तो इसका क्या हमें ऊर्ध्वाधर उत्खनन करना पड़ेगा। स्टेटोग्राफी क्या होती है? तो स्टेटोग्राफी मिट्टी के परतों के अध्ययन की पद्धति होती है। यह मानव गतिविधियों के कालानुक्रम को निर्धारित करती है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन के साथ मिट्टी का अध्ययन किया जाता है स्टेटोग्राफी के माध्यम से। यह सापेक्ष काल निर्णय में सहायता करती है। इससे किसी स्तर पर निवास और परित्याग के क्रम को समझा जाता है। यह पुरातत्वविदों को ऐतिहासिक विकास के क्रम समझने में मदद करती है। वैज्ञानिक डेटिंग पद्धति, जिसमें कार्बन डेटिंग पद्धति आती है, जो कि आयु निर्धारित करने के लिए होती है। क्या? कार्बन 14 डेटिंग डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की पद्धति है। यह हड्डियों पर, लकड़ियों पर और पौधों के अवशेष पर लागू होती है। इसमें कार्बन समस्थानिकों के क्षय को मापा जाता है। उदाहरण के लिए ताम्र पाषाण स्थलों की तिथि की निर्धारण करने में इसका व्यापक प्रयोग हुआ है। मानव अवशेष और बस्तियों की आयु ज्ञात करने में सहायक होती है। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग, यह पद्धति मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करती है। गर्म करने पर उत्सर्जित प्रकाश को मापा जाता है। ठीक है ना? इस तकनीक में क्या होता है? मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक वस्तु की आयु पता लगाती है। कैसे लगाते हैं? इनको गर्म करने पर जो प्रकाश उत्सर्जित होता है उसको मापा जाता है। चमक, उदाहरण के लिए हड़प्पा कालीन बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों की तिथि का निर्धारण इसका उपयोग करके किया गया है, इस विधि का। ठीक ना? चीनी मिट्टी की वस्तुओं के अध्ययन में यह विधि महत्वपूर्ण है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग तकनीक, यह पद्धति ज्वालामुखी सामग्रियों की आयु निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। प्रारंभिक मानव स्थलों के अध्ययन में इसका महत्व है। पाषाण युगीन पुरातत्व के अध्ययन में भी यह उपयोगी है। सुदूर संवेदन हवाई फोटोग्राफी, देखो आगे समझ में नहीं, पुरातत्व का अध्ययन कितने प्रकार से करते हैं, बहुत सारी विधियां पे हम लोग देख रहे हैं। सुदूर संवेदन हवाई फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी या उपग्रह इमेजनरी पुरातात्विक स्थलों की पहचान में सहायक है। भूभेदी रडार का उपयोग करके, भूभेदी ग्राउंड पेंट्रिंग रडार का यूज करके भूमिगत संरचनाओं का पता लगाने में किया जाता है।
इन तकनीकों से खुदाई से पहले महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। ये पुरातात्विक स्थलों का मानचित्रीकरण करने में सहायता होती है। तो सुदूर संवेदन तकनीक से क्या होती है भैया, खोजते हैं हम कि किस क्षेत्र पर आपकी संस्कृति या सभ्यता मिल सकती है। उदाहरण के लिए लैंडसेट इमेजनरी का उपयोग प्राचीन नदी मार्गों के पहचान के लिए किया गया। लैंडसेट इमेजनरी का प्रयोग किसके लिए, प्राचीन नदी मार्गों की पहचान के लिए, ठीक है ना। शोक चुकी सरस्वती के किनारे हड़प्पा स्थलों का पता लगाया गया। इससे पुरातात्विक स्थलों के महत्व को समझने में सहायता मिली। पुरातत्व में विशिष्ट क्षेत्र, अब विशिष्ट क्षेत्र कैसे भैया, समुद्र विज्ञान जैसे समुद्री पुरातत्व। समुद्री पुरातत्व समुद्र से संबंधित पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन है। इसमें डूबे हुए शहरों, जहाजों के अवशेषों और समुद्री कलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख खोजे गए क्षेत्र जैसे द्वारिका, गुजरात के तट पर जलमग्न संरचनाएं खोजी गई हैं। यह संभवतः एक प्राचीन बंदरगाह शहर था। कुछ विद्वान इसे हड़प्पा काल से जोड़ते हैं। बैट द्वारका यह जगलबर्ग बंदरगाह के अवशेष है। लंगर और मिट्टी के बर्तनों जैसे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनसे प्राचीन समुद्री व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। महत्व क्या हो रहा है भैया, तो समुद्री पुरातत्व प्राचीन भारत के समुद्री इतिहास को समझने में सहायता करता है। यह व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक आदान प्रदान की जानकारी प्रदान करता है। इससे प्राचीन भारतीय सभ्यता के वैश्विक संपर्क को पता चलता है। अब बताओ, मुझे लगता है कोई चीज समझाने वाली है, नहीं है, सिर्फ सुनने वाली चीज है। क्यों, आप सुनोगे तो आप पे आंसर ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और एक्सप्लेन, जैसे आज पीजीटी का एग्जाम हुआ है, बच्चे परेशान थे। अब बताओ, क्या इस क्लास को देखने के बाद पीजीटी का एग्जाम नहीं बनता आपसे? बिल्कुल बनता, क्योंकि इसी तरीके से महत्व पूछा गया था, सिग्निफिकेंस पूछा गया था, लैंग्वेज पूछी गई थी। पुरातात्विक वनस्पति विज्ञान या पूरा पर्यावरण अध्ययन। पुरातत्व वनस्पति विज्ञान क्या भैया, तो पुरातत्व वनस्पति विज्ञान प्राचीन पौधों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बीज, पराग एवं अन्य वनस्पति अवशेषों का विश्लेषण किया जाता है। यह प्राचीन कृषि पद्धतियों को समझने में सहायता होती है। इससे आहार और जलवायु संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के लिए इनाम गांव में पौधों के अवशेष का अध्ययन किया गया। यहाँ गेहूं, जौ और दालों के प्रमाण मिलते हैं। ये साक्ष्य ताम्र पाषाण समुदायों की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। यह अध्ययन प्राचीन कृषि प्रथाओं के पुनर्निर्माण में सहायक है। पूरा पर्यावरणीय अध्ययन की बात करें तो पूरा पर्यावरणीय अध्ययन प्राचीन जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन माना जाता है। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों में सहायता है। क्या भैया, पूरा पर्यावरणीय अध्ययन क्या है? पूरा पर्यावरणीय अध्ययन प्राचीन जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन है। यह मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करता है। इससे प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। महत्व की बात करें कि यह अध्ययन बताता है कि प्राचीन समाज जलवायु परिवर्तन के प्रति कैसे अनुकूलित हुए। यह सभ्यताओं के उत्थान और पतन को कैसे समझते हैं। भाई जलवायु कैसे, कभी आइस युग था, फिर आइस युग से बढ़ते बढ़ते गर्म क्षेत्र आया और गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही कि नहीं। कभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, कभी गर्मी पड़ी। तो कैसे प्राचीन समाज के लोग जलवायु के हिसाब से अनुकूलित हुए। आज तो स्वेटर है, एसी, कूलर, पंखा है, उस टाइम पे सारी चीजें नहीं होती थी। उदाहरण के लिए सरस्वती नदी के बदलते मार्ग को हड़प्पा सभ्यता के पतन से जोड़ा गया। पूरा पर्यावरणीय अध्ययन से इस परिवर्तन को समझने में सहायता मिली है। अच्छा, जातीय पुरातत्व क्या होता है, एथनो आर्कोलॉजी क्या होता है? तो जातीय पुरातत्व समकालीन राजाओं के अध्ययन पर आधारित है, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समाजों, मैंने राजा बोलते समाज लिखा है, समकालीन समाजों के अध्ययन पर आधारित है। यह अतीत के मानव व्यवहार और प्रथाओं की व्याख्या करने में सहायता करता है। भौतिक संस्कृति और निर्भर रणनीतियों की तुलना की जाती है इसमें। महत्व की बात करें, यह पुरातत्व विदों को प्राचीन सामाजिक और आर्थिक जीवन समझने में सहायता देता है। आधुनिक शिल्पकारों, किसानों, पशुपालकों का अध्ययन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण की बात करें तो खम्बात में आधुनिक मन का निर्माण का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए किया, खम्बात में आधुनिक मन का निर्माण का अध्ययन किया गया। हड़प्पा शिल्पकारों की तकनीक को समझने में मदद मिली। मतलब कि आज के समकालीन समाज लिखा ना, तो यहाँ पे समकालीन समाज, आज के समाज का अध्ययन किया और उस समय के लोगों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज के समाज का अध्ययन किया, उस समय के लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उस स्तर पर यदि ऐसे लोग रहते तो कैसे व्यवहार करते थे। जैसे आप एग्जाम्पल दिया, क्या दिया, खम्बात खाड़ी क्षेत्र में जो आधुनिक मन का निर्माण है उनका अध्ययन किया है। इससे क्या किया, हड़प्पा के शिल्पकारों की तकनीक समझने में सहायता मिली। यह प्राचीन व्यापार और शिल्प कला के पुनर्निर्माण में सहायक है। तो याद रखना जातीय पुरातत्व का संबंध क्या है, ठीक है ना। चलो, पुरातत्व अनुसंधान की व्याख्या और चुनौती। भैया पुरातत्व अनुसंधान क्या इसकी व्याख्या कैसे की जाती है और चुनौतियां क्या होती हैं।
तो व्याख्या कैसे की जाती है? देखो, जैसे हमें कोई कलाकृति मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, औजार मिलते हैं, आभूषण जैसी एक वस्तु मिलती है, वो कलाकृतियां कहते हैं। एक प्राचीन समाज की तकनीक और कला की जानकारी देते हैं। इनसे व्यापार और दैनिक जीवन को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हड़प्पा की मोहरों पर पशुओं और लिपि के चित्र मिलते हैं। ये व्यापारिक गतिविधियों और धार्मिक विश्वासों की संकेत देते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता की उन्नत आर्थिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। संरचना की बात करें तो मंदिर, स्तूप, किले जैसी इमारतें संरचनाएं कहलाती हैं। इस समाज की धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाती हैं। इनसे सामाजिक संगठन की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसका एक महत्वपूर्ण संरचना है। यह अनुष्ठानिक स्नान और धार्मिक गतिविधियों का संकेत देता है। यह सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। तो एग्जाम्पल भी आपको मिल गए, ठीक है ना। तो देखो, संरचनाएं कैसे व्याख्या करते हैं, कलाकृतियों की कैसे व्याख्या करते हैं, कैसे जानकारी देते हैं, हम लोग देख लिया है। अब देखते हैं हम लोग क्या, तो यह चुनौतियां क्या होती हैं पुरातत्व में। चुनौतियां क्या होती है? नंबर 1 क्या, संरक्षण पूर्वाग्रह। जैविक पदार्थ समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, वस्त्र हुआ, पौधों के अवशेष हुए, यह प्राय सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। इस कारण पत्थर और धातु जैसी वस्तुएं अधिक मात्रा में मिलती है। देखो, स्टोरेज पढ़ेंगे आपको वहां पूरा पत्थर ही पत्थर मिलेगा आपको। उदाहरण के लिए जो लिखा ना, प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड, मतलब कि औजार सुरक्षित मिलते हैं, लेकिन लकड़ी के औजार शायद ही कभी मिलते हैं। मानव विनाश, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। आधुनिक विकास गतिविधियां पुरातात्विक स्थल को नुकसान पहुंचा रही हैं। शहरीकरण, कृषि, निर्माण इनका प्रमुख कारण है। एग्जाम्पल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता की कई बस्तियां नष्ट हो चुकी हैं। औद्योगिक विकास और शहरीकरण इसका क्या है बेटा, प्रमुख कारण है। व्याख्या पूर्वाग्रह, भौतिक अवशेष अतीत की गतिविधियों को केवल आंशिक, जो भौतिक अवशेष है क्या, अतीत की गतिविधियों को केवल क्या, आंशिक चित्त ही प्रस्तुत करते हैं। इनकी व्याख्या सावधानी पूर्वक करनी आवश्यक होती है। गलत व्याख्या से भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए महापाषाणकालीन दफन स्थलों के अपूर्ण साक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं। सामाजिक संरचना और दफन प्रथाओं के गलत पुनर्निर्माण की संभावना बनी रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पुरातत्व के बारे में जाना हमने कि पुरातत्व विज्ञान क्या होता है, कौन कौन सी साइड में कौन कौन से काल को, कौन कौन सी सभ्यता को, संस्कृति को पुरातत्व के माध्यम से हमने पढ़ा। शुरुआत की कितनी अच्छी की, जिस व्यक्ति को यदि पुरातत्व के माध्यम से खोजी गई साइट्स की जानकारी नहीं, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाए, मिल गई कि नहीं मिल गई है। सेकेंड, कौन कौन सी विधियां होती है वो हमने देखी, ठीक है। वैज्ञानिक विधियां कौन सी होती है वो देखी हमने। कैसे उत्खनन किया जाता है वो देखा हमने। समुद्री पुरातत्व क्या होता है, जातीय पुरातत्व क्या होता है, वनस्पति पुरातत्व क्या होता है, उनको उसको देखा हमने, ठीक है ना। फिर इसकी व्याख्या कैसे की जाती है पुरातत्व की, और उसमें क्या क्या चैलेंजेस होते, पूरी चीज हमने देखी। तो बहुत शानदार तरीके से हमने पुरातात्विक स्रोतों को देखा, देखा कि नहीं देखा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत और साहित्य। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक्स के नाम मिलने वाले हैं और बुक्स के बारे में अबाउट मिलने वाला है। बहुत सारे राइटर्स के नाम आपको मिलने वाला है, राइटर्स के बारे में मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपके 2 लेवल पे, एक तो पेन कॉपी लेके बैठना हो तो बैठ जाना, नहीं तो सुनते चलना। यहाँ पे 2 लेवल, एक तो आपको ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में जानकारी मिलेगी कि इनको कैसे डिवाइड करते हैं, क्या ऐतिहासिक स्रोतों का विभाजन किस प्रकार से करते हैं। एक तो आपको इसमें वो मिलने वाला है इस टॉपिक में कि ऐतिहासिक स्रोतों का विभाजन कैसे करते हैं। और दूसरा जो आपको मिलने वाला है बेटा, इसमें दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपको मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, ऐतिहासिक स्रोतों के विभाजन कौन कौन सी बुक्स आ रही हैं, उन बुक्स के राइटर कौन है, उन बुक्स के राइटर कौन है। तो इतिहास की व्याख्या लिखा है, अतीत बहुआयामी और जटिल होता है। इतिहास पूर्ण या अंतिम इतिहास, इतिहासकार क्या, इतिहासकार पूर्ण या अंतिम इतिहास प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुआयामी जटिल होता है। इतिहासकार निरंतर साक्ष्यों और व्याख्याओं के आधार पर विकसित होता है। इतिहास क्या, साक्ष्यों और व्याख्याओं के आधार पर विकसित होता है। ऐतिहासिक व्याख्या की बात करें तो इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का गहन विश्लेषण करते हैं, वे नए साक्ष्यों को खोजते हैं, पुराने तथ्यों और आंकड़ों की पुनः व्याख्या की जाती है। इस प्रक्रिया से ऐतिहासिक ज्ञान समृद्ध होता जाता है। वाद विवाद या असहमति, तो इतिहास लेखन में वाद विवाद और मतभेद सामान्य है। विविध इतिहासकार घटनाओं की अलग अलग व्याख्या करते हैं। यह प्रक्रिया इतिहास को क्या करती है बेटा, गतिशील बनाती है। नई व्याख्याएं अतीत की समझ को और अधिक विकसित करती हैं। नई व्याख्या क्या, अतीत की समझ को और अधिक विकसित करती हैं। ऐतिहासिक स्रोतों के प्रकार की बात करें तो साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अब सुनना, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलने वाली है। ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें बेटा तो साहित्यिक स्रोत होते, पुरातात्विक स्रोत होते। साहित्यिक स्रोत में क्या, साहित्यिक स्रोत में लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के स्रोत आते हैं। इनका उद्देश्य क्या, ऐतिहासिक घटना और
विचारों को संरक्षित करना होता है। इस समाज, संस्कृति, धर्म के अध्ययन में महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्यिक स्रोतों के उदाहरण तो धार्मिक साहित्य में वेद, त्रिपिटक, आगम इत्यादि आ जाते हैं। महाकाव्य आपके आ जाते हैं, महाभारत, रामायण जैसे। दार्शनिक ग्रंथ में उपनिषद और अर्थशास्त्र आ जाती है आपकी इसमें। राजनीतिक दस्तावेज, शिलालेख, शाही घोषणाएं आ जाती हैं। ऐसी पुरातात्विक स्रोत भौतिक अवशेषों के रूप में अतीत की जानकारी देते हैं, हम देख चुके अभी ऊपर। और ये प्राचीन सभ्यताओं और समाजों को समझने में महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भवन, किले, शिलालेख, सिक्के, औजार, ठीक है ना, मूर्तियां। अब ओवरलैप होता है, क्या होता है, कुछ स्रोत साहित्य को पुरातत्विक दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे अभिलेख होते हैं, शिलालेख होते हैं। शिलालेख इनका प्रमुख उदाहरण है। ये भौतिक अवशेष भी है और लिखित स्रोत भी है। ऐसे स्रोत इतिहास की अधिक विश्वसनीय व्याख्या करने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण। साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण देखो कितने अच्छे से बता दिया कि ओवरलैपिंग भी होती है साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में, बेटा ओवरलैपिंग भी होती है, कितने अच्छे से आपको बताया, ठीक है। अब भाषा के अनुसार वर्गीकरण, कई प्रकार से साहित्यिक स्रोतों का वर्गीकरण किया जाता है, तो यार है ना किस प्रकार से किया जा रहा है और कौन कौन सी चीज की जा रही है। जैसे कि भाषा के आधार पर वर्गीकरण, तो इंडो यूरोपीय भाषा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें आपका द्रविड़ भाषा परिवार आ जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार आ जाएगा, तिब्बती भाषा परिवार आ जाएगा आपका, और अन्य भाषाओं का प्रकार आ जाएगा। मतलब कि भाषाओं के आधार पर अधिक साहित्य का वर्गीकरण करते हैं, जिसमें देखो इंडो यूरोपीय भाषा में क्या, इस भाषा परिवार संस्कृत, प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाएं शामिल होती हैं। वही हिंदी, पंजाबी, मराठी भी इस परिवार की भाषा है, ठीक है ना। तो यदि आपको संस्कृत साहित्य मिलता है तो इस परिवार में आएगा, प्राकृत साहित्य मिलता है इस परिवार में आएगा, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इन भाषाओं का भारतीय साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। द्रविड़ भाषा परिवार, तो द्रविड़ भाषा परिवार भारत की प्रमुख भाषाओं का समूह है, जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ इसकी प्रमुख भाषा है। इन भाषाओं में समृद्ध साहित्य परंपरा विकसित हुई है। क्या इन भाषाओं में समृद्ध साहित्य परंपरा विकसित हुई है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में संथाली, खासी, मुंडारी, याद रखना। ऑस्ट्रो एशियाई में क्या आती है, संथाली, खासी, मुंडारी इसकी प्रमुख भाषा है। ये भाषा मुख्यतः जनजातीय समुदाय द्वारा बोली जाती है। अब इन भाषा के जो साहित्य होंगे उन समय क्या, जनजातीय इतिहास की जानकारी मिलेगी। तिब्बती भाषा परिवार, इसमें मणिपुरी, बोडो, गारो, इन दोनों को याद रखना, राउटर में बताया मणिपुरी, बोडो, गारो तिब्बती बड़ी भाषा परिवार है। इन भाषाओं का प्रयोग मुख्यतः उत्तर पूर्व भारत में होता है। अन्य पृथक भाषाओं में तो अंडमानी और बहुरी पृथक भाषा समूह के उदाहरण है। बहुरी भाषा बलूचिस्तान में बोली जाती है, किसे बेटा, बलूचिस्तान में बोली जाती है, ठीक है ना। अब शैली के अनुसार पर, शैली के आधार पर तो धार्मिक ग्रंथ आपके हो गए, ठीक है ना, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ हो गए, महाकाव्य आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो शैली के आधार पर देखते हैं धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन का आधार है। वेद, उपनिषद इसका प्रमुख उदाहरण है। ये आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को संरक्षित करते हैं। धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों में सामाजिक और व्यवहारिक विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, चरकता इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। इस शासन, चिकित्सा और सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों, देखो कितना अच्छा लिखा है कि महाकाव्य से महाभारत और रामायण नहीं, अन्य भी है। तो महाकाव्य धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों विषयों को प्रस्तुत करते हैं। महाभारत, रामायण इसके प्रमुख उदाहरण है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं सामग्री के अनुसार पर वर्गीकरण, हम क्या कर रहे हैं, ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण कर रहे हैं विभिन्न विभिन्न आधारों पर। तो आपका सामग्री के अनुसार वर्गीकरण है, तो दार्शनिक ग्रंथ, उपनिषद आपके जो है प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ में आते हैं। ये अध्यात्म और धार्मिक दर्शन पर केंद्रित है। आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष जैसी अवधारणा पर चर्चा की गई है। राजनीतिक और आर्थिक ग्रंथ की बात करें तो अर्थशास्त्र, शासन और प्रशासन संबंध महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और कूटनीति की चर्चा की गई है। यह प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था को समझने में सहायक है। बात करते हैं वैदिक हिंदू परंपरा का मूल। अब देखो यहाँ से शुरुआत होते हैं, आपके बहुत सारी चीजें यहाँ से शुरू होने वाली है, जो आपको बहुत फैक्चुअल चीज मिलेंगी, बट आपको बहुत इंटरेस्टिंग भाषा में लिखी गई है। देखो एक चीज से को, नोट्स की जो भाषा शैली है अगर वो आसान है ना, तो क्लास भी आसान होती है, पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि एक बार में कंटेंट याद होता है। क्या होता है, एक बार में कंटेंट है। तो आपका वैदिक साहित्य, हिंदू भाषा परंपरा का मूल, ये आपका शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो ऋग्वेद की बात करते हैं। ऋग्वेद क्या बेटा, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 1028 सूक्त या भजन इसमें संकलित है। इनमें प्राकृतिक देवी देवताओं और दार्शनिक विचारों का वर्णन है। अभी देखना ऋग्वेद फिर से आएगा आपके सामने। सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में
ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतमय रूप से मिलता है, संगीतमय रूप मिलता है। यह वैदिक संगीत और यज्ञीय गायन से संबंधित है। मूल धुन अब उपलब्ध इसकी नहीं है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है। इसमें अनुष्ठानों के लिए आवश्यक मंत्र दिए गए हैं। यह वैदिक कर्मकांड का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? आपका यजुर्वेद। अथर्ववेद में मंत्र, भजन, लोक प्रथाओं का समावेश है। यह सामान्य जनजीवन और लोक विश्वास को दर्शाता है। इसमें चिकित्सा और जादुई मंत्रों का उल्लेख है। पूरा ग्रंथ, वैदिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ भी आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक ऋचाओं के अनुष्ठान संबंधी व्याख्या करते हैं। इनमें यज्ञ बलि की प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। यह वैदिक कर्मकांड को समझने में महत्वपूर्ण है। अरण्यक क्या होता है बेटा? अरण्यक ग्रंथ बलिदानों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। अरण्यक ग्रंथ बलिदानों की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। अनुष्ठान से प्रतीकात्मकता की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। इनका संबंध वनवास और चिंतनशील जीवन शैली से है। अरण्यक का क्या संबंध? वनवास और चिंतनशील जीवन शैली से है। उपनिषद क्या भैया? उपनिषद उत्तर वैदिक काल के दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें आत्मा, ब्रह्म और जीवन का गहन अध्ययन, गहन प्रश्नों पर चर्चा की गई है। उपनिषद भारतीय दर्शन का आधार माने जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है बेटा? आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करना। बात करते हैं इतिहास के लिए वैदिक साहित्य के उपयोग में क्या समस्याएं हैं। इतिहास अध्ययन में जो वैदिक साहित्य का उपयोग करते हैं उसमें क्या समस्या है? नंबर एक तो आपको प्रॉब्लम्स ऑफ डेटिंग, तिथि निर्धारण में समस्या आती है कि ऋग्वेद की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसके लिए 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की तिथियां प्रस्तावित की गई हैं। अधिकांश इतिहासकार 1500 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि को स्वीकार करते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाएं, वैदिक साहित्य मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत पर केंद्रित है। इसका भौगोलिक और सांस्कृतिक दायरा सीमित है। दक्षिण और पूर्वी भारत का उल्लेख इसमें बहुत कम मिलता है। पूर्वाग्रह की बात करें तो वैदिक साहित्य ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को प्रवक्ता देता है। इनमें धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों पर अधिक बल दिया गया है। गैर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण अक्सर अनुपस्थित रहता है। तो पूर्वाग्रह सबके माइंड में बना रहता है। तो ये आपको समस्या मिल रही है। देखो कितने अच्छे से कंटेंट प्रेजेंट किया गया है। बात करते हैं महान महाकाव्यों की, जैसे कि महाभारत। तो महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध की कथा है। इसमें भागवत गीता जैसे दार्शनिक संवाद शामिल है। यह धर्म, राजनीति और नैतिकता पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। कालक्रम की बात करूं तो महाभारत का संकलन 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो यह सामाजिक मानदंडों और राजनीतिक संघर्षों की जानकारी देता है। नियोग प्रथा जैसी सामाजिक प्रथाओं का उल्लेख भी इसमें मिलता है। मिथकों और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच अंतर कर पाना कठिन होता है। पुनरीक्षण की बात करें तो महाभारत के दो मुख्य संस्करण है, एक उत्तरी संस्करण, एक दक्षिणी संस्करण। मतलब कि एक उत्तर भारत में महाभारत का संस्करण चलता है, एक आपका साउथ इंडिया में। सदियों के दौरान इनमें कई संशोधन किए गए हैं। ठीक है ना? तो समस्या आपको समझ में आ जाएगी। भैया इतिहास लेखन में समस्या क्या आएगी? भैया अलग अलग संस्करण है, बहुत सारे लेखन किए गए, अलग अलग मान्यता है, तो इसके आधार पर इतिहास लेखन में समस्या आ सकती है। ठीक है? बात करते हैं रामायण की। तो रामायण भगवान राम के जीवन की कथा है। इसमें वनवास, सीताहरण, रावण के विरुद्ध संघर्ष का वर्णन मिलता है। कालक्रम की बात करें तो रामायण की रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच हुई है। ऐतिहासिक बहस की बात करें तो कुछ विद्वान इसे राजनीतिक शक्ति के स्थानांतरण से जोड़ते हैं। यह सिंधु गंगा क्षेत्र से मध्य गंगा घाटी को परिवर्तन का संकेत देता है। विभिन्न संस्करणों की बात करें तो रामायण के अनेक क्षेत्रीय संस्करण है। जैन रामायण भी है, बौद्ध रामायण भी है, और दक्षिण पूर्व एशिया में इसके रूपांतर भी मिलते हैं। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो रामायण ने एशिया की कला और साहित्य को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं में भी दिखाई देता है। ठीक है ना? रामायण का महत्व हमने समझा। पुराण की बात करते हैं तो पुराण का अर्थ क्या होता है बेटा? पुराना। यह प्राचीन भारतीय साहित्य की महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। विषय वस्तु क्या है? पुराणों में मिथक, वंशावली और ब्रह्मांड विज्ञान का मिश्रण मिलता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और देवताओं की कथाओं का वर्णन मिलता है। राजाओं की वंशावली मिलती है और प्रलय संबंधी विचार भी शामिल है। 18 पुराण आपके कितने? 18 पुराण है आपके। ठीक है ना? उनमें प्रमुख है विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। कौन? विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत, ये मुख्य आपके। पुराणों का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो पुराणों में राजवंशों की वंशावली से संबंधित जानकारी मिलती है। मौर्य और गुप्त जैसे राजवंशों के संदर्भ मिलते हैं। हालांकि इनमें पौराणिक तत्व भी प्रचुर मात्रा में।
इतिहास पुराण की बात करें जैसे, तो इतिहास पुराण इतिहास और मिथक के बीच संबंध स्थापित करती है। यह प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायता करती है। सामाजिक और धार्मिक परंपराओं की जानकारी भी प्राप्त होती है। पुराण को पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ये पुरातात्विक साक्ष्यों के पूरक रूप में कार्य करते हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य क्या है आपका, और ऐतिहासिक साहित्य। तो इसमें आप क्या था, अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। लेखक कौन बेटा? कौटिल्य। आपके कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। विषय वस्तु की बात करूं तो अर्थशास्त्र राजनीति और शासन पर आधारित एक क्या है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है आपका। इसमें अर्थशास्त्र, प्रशासन और सैन्य रणनीतियों की चर्चा की गई है। यह कूटनीतिक और कराधान और कानून व्यवस्था की जानकारी देता है। मौर्यकालीन शासन प्रणाली का इसमें विस्तृत वर्णन मिलता है। ऐतिहासिक महत्व की बात करूं तो यह भारत की प्रारंभिक राज्य पर आधारित मुख्य ग्रंथों में से एक है। यह प्राचीन प्रशासन और शासन को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। धर्मशास्त्र की बात करूं तो धर्मशास्त्र कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक कानून से संबंधित ग्रंथ है। क्या? कर्तव्यों, अधिकारों और सामाजिक कानून से संबंधित ग्रंथ है। इस समाज को नियंत्रित करने वाले नियमों और आचारों को वर्णन करते हैं। ठीक है ना? जो धर्मशास्त्र होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या आएगा? मनुस्मृति एक प्रमुख धर्मशास्त्र का उदाहरण है। इसमें वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अब आप बोलो सर वर्ण व्यवस्था क्या है, आश्रम व्यवस्था क्या है, तो आपको थप्पड़ पड़ेगा। क्यों? आप पिछली क्लास देख के आओ, वहां पर मैंने सारी चीज कराई है। यह सामाजिक आचार विचार और कानून को दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रभाव की बात करें तो धर्मशास्त्रों ने भारतीय सामाजिक और कानूनी परंपरा को प्रभावित किया है। इनका प्रभाव सदियों तक सामाजिक मानदंडों पर बना रहा है। ठीक है ना? किसका? धर्मशास्त्रों का। इन्होंने पारंपरिक समाज संरचना को क्या दिया है? संरचना को आकार दिया। ठीक है? पारंपरिक सामाजिक संरचना को आकार दिया किसने? धर्मशास्त्रों ने। बात करते हैं विदेशी विवरण। ठीक है ना? तो विदेशी व्यक्ति कौन कौन से है, उनका संदर्भ क्या है, उनका लेखन शैली क्या है, उनसे भारतीय इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? ऐसे आपके मेगास्थनीज अंकल आते हैं जो कि यूनानी राजदूत थे। एक सेकंड। हाँ, ठीक है ना? वो लगभग 300 ईसा पूर्व कब आए थे बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। महत्व की बात करें तो इंडिका हमें सुन लेना बेटा, भारतीय समाज और प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसमें भारत के भूगोल और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया है। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र का। उन्होंने मौर्य प्रशासन या मौर्य शासन प्रणाली की विशेषता का उल्लेख किया है। हेरोडोटस आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी इतिहासकार था। देखो, मेगास्थनीज से पुराना कौन सा बेटा आपका? हेरोडोटस। ठीक है ना? ठीक। इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। भारत के संदर्भ बात करें तो उन्होंने भारतीय व्यापार का उल्लेख किया है। विशेष रूप से सोने और विदेशी वस्तुओं की व्यापार की चर्चा की है। उन्होंने भारत के भूगोल के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी। किसने? हेरोडोटस ने, जिसको हम क्या फादर ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं। पिल्ली आप क्या था? पिल्ली द एल्डर एक रोमन इतिहासकार और प्रकृतिविद थे। वो 1ली शताब्दी ईस्वी में सक्रिय थे। उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम से ग्रंथ लिखा है। क्या? पिल्ली द एल्डर ने। पिल्ली का ग्रंथ क्या बेटा? नेचुरल का ग्रंथ है। महत्व की बात करें तो उन्होंने भारत की संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया है। भारत और रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी किया है। उनके विवरण प्राचीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को समझने में सहायक है। चीनी यात्रियों की बात करें बेटा तो हमने अभी क्या देखा? रोमन और यूनानी यात्रियों को देखा है। मेगास्थनीज, हेरोडोटस और पिल्ली। हम लोग चीनी यात्रियों की। फायन की बात करते हैं, फैक्सियन की। तो फायन क्या था? चीनी बौद्ध भिक्षु था। 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान भारत आया था। ठीक है ना? चंद्रगुप्त के समय पे उनका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं का अध्ययन करना था। महत्व की बात करें तो फायन की यात्रा वृत्तांतों में बौद्ध स्थलों का वर्णन मिलता है। उन्होंने मठवासी जीवन और भारतीय समाज का विस्तृत विवरण दिया है। उनके विवरण गुप्तकालीन भारत को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्वेनसांग हर्ष के समय पर आया था। चीनी विद्वान और बौद्ध भिक्षु था। 7वीं शताब्दी में आया था। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा किया। महत्व की बात करें तो नालंदा जैसे शिक्षा केंद्रों की जानकारी मिलती है। किससे? हर्षवर्धन से। किससे? हर्षवर्धन से। उनकी कृतियों में धार्मिक प्रथाओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने भारत के राजनीतिक और
सामाजिक स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है। उनकी यात्रा वृत्तांत प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इस बात को आपको याद रखना है। अरब यात्रियों की बात करें तो अरब यात्रियों में आपके अलबरूनी आते हैं। अलबरूनी एक फारसी विद्वान था। वो 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत पहुंचा था। अलबरूनी महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय भारत पहुंचा। उन्होंने किताबुल हिंद नामक ग्रंथ लिखा है। महत्व की बात करें तो किताबुल हिंद से भारतीय समाज और संस्कृति का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें भारतीय दर्शन, विज्ञान और गणित का वर्णन मिलता है। अलबरूनी ने भारतीय परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। उनका कार्य मध्यकालीन भारत के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्रोत है। इब्न बतूता की बात करते हैं तो भैया मोरक्को यात्री था। 14वीं शताब्दी में भारत आया। वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत पहुंचा। महत्व की बात करें तो उन्होंने भारतीय दरबारों का विस्तृत वर्णन किया है। उनके लेखों में सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। उनमें प्रशासनिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली का वर्णन भी मिलता है। उनकी यात्रा वृत्तांत मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत हैं। अन्य महत्वपूर्ण विदेशी विद्वानों की बात कर रहा हूँ तो अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कौन था बेटा? फारसी यात्री था। कौन था? फारसी यात्री था। 15वीं शताब्दी में भारत आया था। उन्होंने कब विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? महत्व की बात करें तो उन्होंने विजयनगर की भव्यता और समृद्धि का वर्णन किया था। उनके विवरणों में व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। अच्छा, आपके मन में एक डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे नाम क्यों बताया कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? मैं आपको बता दूं, यही तो गलती करते हैं हम लोग, एकदम से सब कुछ चाहते हैं। अभी टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इतिहास के स्रोत, है कि नहीं? इतिहास का वर्गीकरण कहा था हमने, उसके बाद इतिहास के प्रमुख व्यक्ति उनको हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो सीमित मात्रा में पढ़ रहे हैं। वो शासक का नाम कब पढ़ोगे? जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ोगे, वहां पर निम्नलिखित शासक पढ़ोगे, तो वहां पर निम्नलिखित व्यक्ति के आने के बारे में पढ़ोगे, तब वो चीज पढ़ोगे। तब तक आपके माइंड में ऐसा आ जाएगा कि हाँ, अब्दुल रज्जाक विजयनगर में आया था। तो जब वहां पे जाके पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? मतलब क्रम से पढ़ने में आपको फायदा है। आप बोलते हो कि यूनिट 5 पढ़ लो, फिर 4 पढ़ लो, फिर 3 पढ़ लो, नहीं। एक बार यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो करो। और बेटा मैं एक बात बोलूंगा, प्रैक्टिस खुद से करना। यूट्यूब चैनलों के दम पे प्रैक्टिस मत करना, ठीक है ना? मतलब क्लास से प्रैक्टिस मत करना, प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से करना। तो अब्दुल रज्जाक भारत आया था 15वीं शताब्दी में और विजयनगर का दौरा किया था भाई साहब ने। महत्व की बात करें तो विजयनगर की भव्यता और समृद्धि का वर्णन मिलता है। उनके विवरणों से क्या व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। उन्होंने साम्राज्य की आर्थिक शक्ति और सांस्कृतिक वैभव को दर्शाया। किसने? अब्दुल रज्जाक महोदय ने। निकितिन महोदय एक रूसी यात्री थे। 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। अहमनी सल्तनत के समय भारत का भ्रमण किया। महत्व की बात करें तो भारतीय समाज का विस्तृत विवरण दिया है। उनके विवरण में किसी और व्यापार की जानकारी मिलती है। उन्होंने मध्यकालीन दक्षिण भारत की आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किया है। मार्को पोलो की बात करें, वैसे एक वेनिस यात्री था। वो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। उन्होंने विशेष रूप से दक्षिण भारत का दौरा किया था। महत्व की बात करें, उन्होंने भारतीय राज्यों की समृद्धि का वर्णन किया। तमिल क्षेत्र के सांस्कृतिक विविधता का उल्लेख किया। किसने? मार्को पोलो ने, ठीक है ना? उनके विवरण मध्यकालीन भारत के व्यापार और समाज को समझने में सहायता करते हैं। टेविनियर की बात करते हैं तो फ्रांसीसी जौहरी और यात्री था। पूछा गया कई बार, टेविनियर कब आया था? 17वीं शताब्दी में भारत आया था। उन्होंने मुगल साम्राज्य का भ्रमण किया। तब बताओ, आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है विभिन्न व्यक्तियों के आगमन की, क्या यहाँ से लगा नहीं पाओगे? पहले अब्दुल रज्जाक आया, फिर आपका निकितन आया, फिर आपका मार्को पोलो आया उसके पहले, ठीक है ना? फिर आपका ट्रेवेनियर आया। अलग से आपको डेट दी गई है। 17वीं शताब्दी में उन्होंने मुगल साम्राज्य का भ्रमण किया। महत्व की बात करें हम लोग तो उन्होंने भारतीय रत्नों और व्यापार का वर्णन किया है। उनके लेखों में मुगल दरबार का विस्तृत विवरण मिलता है। विशेष रूप से शाहजहां के शासनकाल की जानकारी मिलती है। उनके विवरण मुगल कालीन आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं, ठीक है ना? अब धार्मिक साहित्य में प्राचीन सभ्यता की झलक कैसे दिखती है? तो वेद, वेद क्या है भैया? वेद हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। ये आध्यात्मिक और दार्शनिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक अनुष्ठानों को प्रतिबंधित करते हैं। वैदिक समाज के धार्मिक विश्वासों का उल्लेख इनसे मिलता है। उपनिषद की बात करें तो दार्शनिक ग्रंथ है जो आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित हैं। इनमें आत्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मांड की प्रकृति पर चर्चा की गई है। ये तत्व मीमांसा और आत्मज्ञान पर बल देते हैं। भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। यह कर्तव्य, कर्म और भक्ति की शिक्षा देती है। गीता कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर बल देती है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर बल देती है। बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में आपके आएंगे त्रिपिटक। पहले तो पाली कैनन। तो पाली कैनन थेरवाद बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। पाली कैनन क्या बेटा? थेरवाद
बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखो त्रिपिटक, आप बोलते हैं त्रिपिटक, यही है आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। समझ में आ गया ना आपको? पाली कहलन क्या है? थेरवाद बौद्ध धर्म का आधारभूत ग्रंथ है। ये पाली भाषा में लिखा गया है। थेरवाद बौद्ध धर्म क्या है? धर्म क्या है? सबसे प्राचीन धर्म है आपका। पाली भाषा में लिखा गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक की बात करते हैं तो विनय पिटक में मठवासी अनुशासन के नियम दिए गए हैं। यह भिक्षु और भिक्षुणियों के आचार विचारों को निरूपित करता है। सुत्त पिटक की बात करते हैं तो सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षा और प्रवचन दिए गए हैं। सुत्त पिटक में बहुत सारे निकाय आते हैं, जैसे प्रोक निकाय में आपको दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुद्दक निकाय। किसमें आते हैं आपके? ये शुद्ध पिटक में आते हैं। किस बेटा? शुद्ध पिटक के अंतर्गत आते हैं। दीघ निकाय का मतलब क्या बेटा? यह लंबे प्रवचनों का संग्रह है। मध्यम में यह मध्यम लंबाई की प्रश्नों का संग्रह है, प्रवचनों का। संयुक्त निकाय में यह संबंधित विषयों पर आधारित। संयुक्त क्या? संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय क्या बेटा आपका? यह संबंधित विषयों पर आधारित प्रवचनों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय क्या है? संख्यात्मक क्रम से व्यवस्थित प्रवचनों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय क्या है बेटा? संख्यात्मक क्रम से व्यवस्थित प्रवचनों का संग्रह। और खुद्दक निकाय क्या है? विविध ग्रंथों का संग्रह। इस स्वयं में ग्रंथों का संग्रह है। इसमें धम्मपद और जातक कथाएं शामिल है। अब अभिधम पिटक तीसरा पिटक है आपका। तो अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का सैद्धांतिक विश्लेषण करता है, मानसिक अवस्थाओं और चेतनाओं का अध्ययन करता है। महायान सूत्र की बात करते हैं तो महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व के मार्ग पर बल देता है। यह करुणा और शून्यता की अवधारणा को महत्व देता है। बात करते हैं जैसे कि महायान में प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र यह ज्ञान की पूर्णता की शिक्षा देता है और यह शून्य की अवधारणा पर बल देता है। क्या? प्रज्ञा पारमिता सूत्र ज्ञान की पूर्णता की शिक्षा देता है और शून्य की अवधारणा पर बल देता है। विमल कीर्ति निर्देश सूत्र यह सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की अद्वितीयता की शिक्षा देता है। क्या? सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन की अद्वितीयता की शिक्षा देता है। विमल कीर्ति को आदर्श गृहस्थ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तंसक सूत्र यह सभी घटनाओं के अंतर संबंध का वर्णन करता है। यह आत्मज्ञान के गहन अनुभव से प्रस्तुत होता है। ठीक है ना? लंकावतार सूत्र की बात करें तो ये देखो अवंतसक सूत्र याद करना। क्या बेटा? अवंतसक यह सभी घटनाओं के अंतर संबंध का वर्णन करता है। यह आत्मज्ञान के गहन अनुभव को प्रस्तुत करता है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे तो सुना होगा, कॉमेडियन है, कपिल शर्मा शो में आता है, वहां पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है कि मैं आम तोड़ने गया, मेरे हाथ में डंडा उठाया और आम तोड़े, लेकिन माली आया तो मेरी पीठ को मारा। किसको मारा? मेरी पीठ को मारा। आखिरकार पीठ का क्या दोस्त था? तोड़े तो आम हाथ में थे, है कि नहीं? वो बताता है किस तरीके से हाथ पीठ से जुड़ा है, पीठ का कैसे सहयोग करता है, पीठ कैसे हाथ से जुड़ी है, एक ऐसे संबंध बताता कि नहीं? तो ऐसे ही भैया ऐसा भी घटना होगी, मत कोई भी घटना हो रही है, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो सकता है इसमें कोई संबंध हो। इसका मतलब क्या? असंगत सूत्र में इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग। आगे बढ़ते बेटा। तो लंकावतार सूत्र यह चेतना और केवल मन की अवधारणा पर केंद्रित है। यह युगाचार दर्शन से संबंधित है। तथा गर्त गर्भ सूत्र तथागत गर्भ सूत्र यह बुद्ध की प्रकृति की अवधारणा की शिक्षा देता है। इसके अनुसार सभी प्राणियों में ज्ञान प्राप्ति की क्षमता है। वज्रयान ग्रंथ की बात करें तो वज्रयान बौद्ध धर्म तांत्रिक साधनाओं पर बल देता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है। कई अंगूर, अब वज्रयान में कौन से आ रहे हैं आपके? वज्रयान में कई अंगूर बुद्ध के वचनों का संग्रह है। इसमें सूत्र और तंत्र दोनों सम्मिलित है। अंगूर भारतीय और तिब्बती विद्वानों की टिप्पणी शामिल है। यह बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या करता है। तयंगुर तो कयंगुर और तयंगुर। गुहा समाज यह प्राचीन और महत्वपूर्ण तांत्रिक ग्रंथों में से है। यह गुण साधनाओं और ज्ञान प्राप्ति पर केंद्रित है। हे वज्र यह योगिक अभ्यासों और ध्यान पर बल देता है। यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर संबंधित है। बाड़ो थोड़ुल यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच अवस्था का वर्णन करता है। यह आत्मा के अनुभवों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच क्या करता है?
अवस्था का वर्णन करता है। तिब्बतन बुक ऑफ द डेड इसको कहा जाता है, ठीक है ना। चलो, अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ धम्मपद आया आपका, ज्यादा कथा है, मिलिंद परो और विशुद्धि मग। बात करते हैं जैन ग्रंथों की। जैन ग्रंथों में आगम, जिसको हम वेद ग्रंथ बोलते हैं, श्वेतांबर परंपरा से संबंधित है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार आगमों में महावीर की प्रत्यक्ष श्रृंखलाएं संकलित हैं। ये जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। श्वेतांबर सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के ग्रंथ शामिल है, जैसे कि देखते कौन कौन शामिल है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 पिकीड़, 6 छेदसूत, 4 मूल सूत्र। क्या? अंग, उपांग, पिकीड़, छेदसूत और मूल सूत्र। तो 10, 12, 12, 10, 6, 4। अंग की बात करते हैं तो अंग जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। संख्या 12 है। हालांकि 12वां अंग लुप्त माना जाता है। प्रमुख अंगों में जैसे कि अचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र प्रमुख है इसमें। यह जैन साधु के आचार और अनुशासन का वर्णन करता है। इसमें अहिंसा और तपस्या पर बल दिया जाता है। सूत्र गीतांग सूत्र विभिन्न दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों की चर्चा करता है। इसमें जैन दर्शन की व्याख्या की गई है। किसमें? सूत्र गीतांग में, ठीक है। समयवांग सूत्र, समयवांग सूत्र यह संख्यात्मक वर्गीकरण और धार्मिक विषयों को वर्णन करता है। भगवती सूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। इसमें महावीर और उनके शिष्यों का सम्मान मिलता है। उपांग क्या होते हैं? उपांग को अंग ग्रंथों का पूरक माना जाता है। इनमें धार्मिक और दार्शनिक विषयों की व्याख्या होती है, जैसे कि छेद सूत्र। छेद सूत्र भिक्षुओं और भिक्षुओं के अनुशासन से संबंधित है। क्या है बेटा? छेद सूत्र भिक्षु और भिक्षुणियों के अनुशासन से संबंधित है। इसमें नियमों और दंड की व्यवस्था की गई, नियम की और दंड की व्यवस्था की गई है। मूल सूत्र की बात करें तो मूल सूत्र जैन धर्म की मूल शिक्षाओं का सार प्रस्तुत करता है। यह नव दीक्षित साधुओं के लिए महत्वपूर्ण है। पिकीकरण की बात करें तो पिकीकरण विविध विषयों पर आधारित ग्रंथ है। क्या आपका पिकीकरण? क्या है आपका? विविध विषयों पर आधारित ग्रंथ है। इनमें अनुष्ठान, खगोल विज्ञान और धर्मशास्त्र जैसे विषय शामिल है आपके। अंधुक सूत्र की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं से संबंधित ग्रंथ है। क्या? धार्मिक अनुष्ठानों और प्रथाओं से संबंधित ग्रंथ है, जैसे कि तंडु वेल तारिका, तंडु तंडुल वे तारिका ये भोजन और जीविका संबंधी विचारों पर आधारित ग्रंथ है। क्या आपका? तंडुल वे तारिका। इनमें जैन नैतिकता और जीवन शैली की चर्चा की गई। यहाँ पर क्या पूरे श्वेतांबर है। छांदोक सूत्र, पिकीड़क, मूल सूत्र, छेद सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। उपांग है आपके, अंग और उपांग, ठीक है। अब आते हैं दिगंबर टेक्स्ट पर। दिगंबर परंपरा के अनुसार मूल आगम लुप्त हो चुके हैं। वे श्वेतांबर ग्रंथों को पूर्णतः प्रमाणिक नहीं मानते हैं। दिगंबर जैन परंपरा जैन आचार्यों द्वारा रचित अन्य ग्रंथों को मान्यता देती है, जैसे कि सठखंडागम। किसको? सठखंडागम। यह दिगंबर परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने, किसने? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली स्वामी ने रचा था। यह कर्म सिद्धांत और जैन तत्व मीमांसा पर आधारित है। कसाय पावड़, कसाय पावड़ यह कसायों अर्थात वासनाओं के अध्ययन से संबंध ग्रंथ है। इसका संबंध बंधन और मुक्ति की अवधारणा से है। इसका श्रेय किसको? आचार्य गुणधर को। किसको बेटा? आचार्य गुणधर को दिया जाता है। ऊपर किसको दिया था हमने? आचार्य पुष्पंत भूतबली को। यहाँ पे आचार्य किसको? गुणधर को। समय सार आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आत्मा की प्रगति और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करता है। किसकी? आत्मा की प्रगति और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करता है। यह जैन दर्शन का प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग आगे। टिप्पणी अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैसे भद्रभाव का कल्पसूत्र। तो भद्रभाव कल्पसूत्र श्वेतांबर परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई। इसमें कल्पसूत्र में क्या बेटा? जैन तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई है। महावीर की जीवन और शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। पर्युषण पर्व के दौरान इनका पाठ किया जाएगा, ठीक है ना। तो भद्रभाव जो कल्पसूत्र है श्वेतांबर परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तीर्थंकर की जीवनी दी गई है। महावीर के जीवन शिक्षा का विस्तृत वर्णन है। पर्युषण पर्व जो आपके होते जन्म से संबंधित है, इसके दौरान इसका पाठ किया जाता है। बात करते हैं आदि पुराण। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की है। इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के जीवन का वर्णन मिलता है। यह जैन परंपरा के प्राचीन कथाओं को प्रस्तुत करता है। महापुराण, महापुराण जिनसेन और गुणबद्ध द्वारा रचित ग्रंथों का युग में। महापुराण किसका बेटा? जिनसेन और गुणवत्त द्वारा रचित ग्रंथों में। इसमें आदि पुराण और उत्तर पुराण सम्मिलित है।
जैसे जैन ब्रह्मांड विज्ञान, और आपका तीर्थंकरों को जीवन का वर्णन मिलता है। याद रखना, याद रखना आप, ठीक है ना। ठीक। एक आप मिलते हैं कल्पसूत्र में, मिलता है आपको, कल्पसूत्र में जीवनियां मिलती है, और दूसरा आपको कहाँ पे बेटा, महापुराण में। यह जैन धर्म की शिक्षा और दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन स्रोतों के तिथि के निर्धारण करने में क्या समस्या आती है बेटा? नंबर एक, कालक्रम की समस्या आती है कि प्राचीन साहित्यों में घटना और राजवंशों का क्रम क्रम से क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग मिलता है। और क्या है भैया कि एक सुसंगत समय रेखा बनाना कठिन हो जाती है। विभिन्न स्रोतों में तिथियों और घटनाओं का विरोधाभास पाया जाता है। तो इतिहास लेखन में क्या आ रही है भैया, जो आपके ऐतिहासिक स्रोत है उनकी समस्याएं सामने आ रही है। दूसरा, अब पौराणिक कथा बना भारतीय इतिहास। तो देखो कई प्राचीन कथाएं जो होती हैं ऐतिहासिक सटीकता की बजाय क्या, नैतिक शिक्षा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य मनोरंजन और धार्मिक संदेश देना भी था। इससे मिथक और वास्तविक इतिहास के बीच अंतर करना कठिन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं। तो कालक्रम की समस्या देख ली हमने, पौराणिक कथा बनाम ऐतिहासिक समस्या देख ली। जो शासकों द्वारा हस्तक्षेप, भाई कुछ शासक पुराने शिलालेखों को संतुष्ट संशोधित या नष्ट कर देते थे। इससे ऐतिहासिक तथ्यों का पुनर्निर्माण जटिल हो जाता था। राजनीतिक कारणों से इतिहास को बदलने का प्रयास भी किया गया। आपको ऐसे कई अभिलेख मिलेंगे जिन पर कई शासकों के नाम मिलते हैं। ऐसे आपको कई सिक्के मिलेंगे जिन पर पहली बार भी ढाला गया, फिर दूसरी बार भी ढाला गया। ऐसे कई आपको मूर्तियां मिलेंगी उनको तोड़कर नई मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे मंदिर आपको कई मिलेंगे, जो प्राचीन मंदिरों को तोड़कर नवीन मंदिर बनाए गए। जैसे कई जैन मंदिरों को तोड़कर आपके सनातन हिंदू मंदिर बनाए गए, हिंदू मंदिरों को तोड़कर आपकी मस्जिद बनाई गई है कि नहीं। तो इनसे इतिहास समझने में बहुत दिक्कतें आती हैं। संगम साहित्य और बाकी तमिल रचनाएं। संगम साहित्य क्या है बेटा? संगम साहित्य प्रारंभिक तमिल साहित्य का महत्वपूर्ण भाग है। यह लगभग 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी ईस्वी तक विकसित हुआ। इसमें प्राचीन तमिल समाज, संस्कृति और राजनीति का चित्रण करता है, मिलता है। तीन संगम, परंपरा के अनुसार तीन संगम आयोजित हुए थे। इन सबका संबंध मदुरई और कपाटपुरम से बताया जाता है। हालांकि इनके ऐतिहासिक अस्तित्व पर विवाद है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ में एटुटोके, एटुटोके 8 संकलनों का समूह है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पट्टुटुटु, यह 10 गीतों का संग्रह है। इसमें वीरता, समाज और प्रकृति का वर्णन मिलता है। एटुटोके 8, अगर एटुटोके 8 से याद रखो 8, और पट्टू, पट्टू टू पट्टू, पट्टू किससे 10, 10 गीतों का संकलन है, ठीक है ना। पट्टू पट्टू 5 5, पट्टू पट्टू 5 5, ऐसे कर लो, पट्टू पट्टू 5 5 तो 10 हो गए आपके, ऐसे याद करो, ठीक है। तुलकपियम, तुलकपियम प्रारंभिक तमिल व्याकरण है। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसमें भाषा, साहित्य और सामाजिक जीवन की जानकारी आपको मिलती है। अकम कविताएं क्या है बेटा? अकम कविताएं प्रेम और भक्ति भावना पर आधारित है। इसमें निजी और अंतरंग संबंधों का निजी और अंतरंग संबंधों का चित्रण मिलता है। पुरम कविताएं, पुरम क्या है बेटा? पुरम क्या है आपकी? युद्ध और सार्वजनिक जीवन पर आधारित है। इसमें वीरता और राजनीतिक संघर्षों का वर्णन मिलता है। कवि और विषय की बात करें तो संगम साहित्य में 473 कवियों की रचनाएं मिलती हैं। इनमें लगभग 30 महिला कवित्री भी हैं। कुल लगभग 2381 कविताएं उपलब्ध है। ये कविताएं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायक है। 5वीं शताब्दी की बाकी तमिल रचनाओं की बात करें तो तिरुक्कुल, तिरुक्कुल तिरुवल्लुर द्वारा रचित प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ है। यह नैतिकता, राजनीतिक और प्रेम पर आधारित है। यह तमिल साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है, ठीक है ना। ये आपकी तमिल साहित्य के बाहर के हैं, ठीक है ना। संगम साहित्य के अकम क्या है आपकी? प्रेम कविता है। पुरम क्या है आपकी? वीरता की कविता है। कभी आपके संगम अकम और पुरम भी आपकी संगम साहित्य से संबंधित बेटा, याद रखना, ठीक है ना। संगम साहित्य में 473 कविते, लगभग 30 महिला कवित्री भी थी। 2381 कविता उपलब्ध है। ये कविताएं सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में सहायक होती है। 5वीं शताब्दी में ये संगम के बाद जो लिखे गए तिरुक्कुलर द्वारा, तिरुक्कुलर किसके द्वारा? तिरुवल्लुर द्वारा रचित तमिल ग्रंथ है। यह नैतिकता, राजनीति और प्रेम पर आधारित है। यह तमिल साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है। तमिल महाकाव्य में शिल्पाधिकारम आपको आता है। यह तमिल साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें तमिल समाज और संस्कृति का वर्णन मिलता है। मणिमेखली बौद्ध प्रभाव वाला तमिल महाकाव्य है। इसमें नैतिकता और आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता है। मध्यकाल में कैसे तमिल काव्य लिखे गए? तो भक्ति साहित्य। इस काल में भक्ति आंदोलन से संबंधित साहित्य का विकास हुआ। वैष्णव संतों को अलवार और शैव संतों को नयनार कहा गया। इसको आपको याद रखना है। तो वैष्णव साहित्य में अलवार संत, त्यालवार, कुटलवार और पोगेल्यवार प्रमुख अलवार संत थे।
इनकी रचनाएं वैष्णव भक्ति पर आधारित थी, जैसे कि नालयर दिव्य प्रबंधम, कल भी पढ़ा था क्लास में, आज भी आ गया कि अलवार संतों का जो फेमस ग्रंथ कौन सा है, नालियर दिव्य प्रबंधम। इसमें क्या है, नाथ मुनि ने अलवर भजनों को संकलित किया है। ध्यान रखना, नालियर दिव्य प्रबंधन के रचनाकार कौन है, नाथ मुनि है, ठीक है ना। इस संग्रह को नालियर दिव्य प्रबंधन कहा जाता है। यह वैष्णव भक्ति साहित्य का प्रमुख ग्रंथ है। अलवार वैभवम, इसमें वैष्णव संतों की जीवनियां दी गई है। यह भक्ति आंदोलन को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आते हैं शैव साहित्य पर। प्रारंभिक शैव कवि तिरुमूलर और कराईकल अम्मैयार प्रमुख शैव कवि है। कौन से, तिरुमूलर और कराईकल अम्मैयार प्रमुख शैव कवि है। इनकी रचनाएं शिव भक्ति पर आधारित है। तिरुमुरई ने क्या, नमियनदार नमी ने नयनार भजनों को संकलित किया है। तिरुमुरई में नमियनदार नम्मी ने नयनार भजनों को संकलित किया है। इस संग्रह को क्या बोलते हैं, तिरुमई कहा जाता है। यह शैव भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तिरुंदार तिरुवंतिति, अब इनके नाम ऐसे क्योंकि ये तमिल लैंग्वेज है तो इनके नाम ही पटांग है। तिरुंदार तिरुवंतिति, इसमें नयनार संतों की जीवनियां दी गई है। यह शैव परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पेरिया पुराणम 12वीं शताब्दी का शैव ग्रंथ है। इसमें शैव संतों की जीवनियां दी गई है। यह शैव भक्ति आंदोलन को समझने में महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य, तो प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य की बात करें तो कन्नड़ साहित्य का प्रारंभ 5वीं-6वीं शताब्दी में माना जाता है। कहाँ पे, शिलालेखों में। ये शिलालेख कन्नड़ भाषा की प्रारंभिक साहित्य प्रमाण है। इनसे कन्नड़ भाषा के विकास और प्रयोग का पता चलता है। राजमार्ग, कवि राजमार्ग 9वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे कन्नड़ काव्य शास्त्र की सबसे प्राचीन कृति माना गया है। क्या, कन्नड़ काव्य शास्त्र की सबसे प्राचीन कृति माना गया है। इसमें काव्य की रचना और नियमों की चर्चा की गई। इसकी काव्य की रचना और नियमों की चर्चा की गई है। एक कन्नड़ साहित्य की परिपक्वता का प्रमाण है। जैन धर्म के प्रभाव की बात करें तो प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव है। अनेक प्रमुख कन्नड़ लेखक जैन परंपरा से जुड़े होते हैं। पंपा की, जैसे पंपा कन्नड़ पर क्या है आपका, कवि राजमार्ग महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति है। इसमें काव्य की संरचना और नियमों की चर्चा की गई है। कन्नड़ साहित्य की परिपक्वता का प्रमाण है, ठीक है ना। ठीक, कवि राजमार्ग में इस पर कन्नड़ साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव है। जैसे प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य जैन धर्म पर गहरा प्रभाव है। अनेक प्रमुख कन्नड़ लेखकों ने जैन परंपरा से जुड़े, जैसे पंपा प्रारंभिक कन्नड़ साहित्य के महान कवि थे। उन्होंने आदि प्राण और विक्रमानुर्जन विजय की रचना की है। विक्रमानुजन विजय महाभारत पर आधारित काव्य है। इस पर महाभारत पर आधारित काव्य आदि प्राण जैन धर्म से संबंधित है। पौन्ना संस्कृत और कन्नड़, जी आपके पंप पौनरन तीनों व्यक्ति हैं कन्नड़ साहित्य। पंप पौनरन, पौन्ना आपके संस्कृत और कन्नड़ साहित्य के विद्वान है। इन्होंने अभय कवि चक्रवर्ती कहा जाता है। पौन्ना को अभय कवि चक्रवर्ती कहा जाता है। उन्होंने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। रन्न की बात करें तो रन्न जैन परंपरा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है ना। उन्होंने जैन पुराणों और वीर गाथाओं की रचना की है। कन्नड़ साहित्य में उनका योगदान है। चामुंडराय पुराण की बात करें तो चामुंडराय पुराण त्रिपष्टि लक्षण महापुराण की रचना की है। किसने, चामुंडराय ने। चामुंडराय ने क्या, त्रिषष्टि लक्षण महापुराण की रचना की है। 24 तीर्थंकरों के जीवन पर आधारित है। यह जैन साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि कन्नड़ भाषा में है। नागचंद, जिसको अभिनव पंपा के नाम से जानते हैं, नागचंद को अभिनव पंपा भी कहा जाता है। उन्होंने रामचरित पुराण की रचना की है कन्नड़ भाषा में। जैन दृष्टिकोण पर लिखी गई रामायण है। रामचंद्र चरित पुराण जो कि जैन दृष्टिकोण पर लिखी गई क्या है आपकी, रामायण है। नेमिनाथ की लीलावती एक प्रेम कथा है जो कि नेमिनाथ द्वारा रचित है। यह पद्य और गद्य का मिश्रित ग्रंथ है। कन्नड़ साहित्य की विविधता को दर्शाता है। अब आते तेलुगु साहित्य पर, तो तेलुगु साहित्य 5वीं और 6वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। तेलुगु भाषा के प्रारंभिक साहित्य के विकास का प्रमाण है। नयना भट्टारक की बात करें तो नयना तेलुगु साहित्य के प्रथम महान कवि माने जाते हैं। उन्होंने महाभारत के कुछ भागों को तेलुगु में अनुवाद किया है। उन्होंने तेलुगु काव्य शैली की नींव रखी है। तिक्कन की बात करें, तो तिक्कन ने नयना के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाया है। नयना भट्टारक तेलुगु साहित्य के प्रथम महान कवि है। उन्होंने महाभारत के कुछ भागों को तेलुगु अनुवाद किया है और उन्होंने तेलुगु काव्य शैली की नींव रखी है। और तिक्कन ने क्या किया, जो अधूरा काम था उसको पूरा किया है, ठीक है ना। उन्होंने उत्तर रामायण की रचना की है। तेलुगु साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है बेटा, महत्वपूर्ण योगदान है। नन्ने चोड्डा कुमार संभवम ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना। नन्ने चोड्डा ने
कुमार संभवम ग्रंथ लिखा है, उन्होंने स्वयं को ओरायूर का शासक बताया। कहाँ का? ओरायूर का शासक बताया है। तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है बेटा? विजयनगर काल में आता है। विजयनगर काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। विशेष रूप से कृष्णदेवराय के शासन काल में साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। इस काल में तेलुगु भाषा और काव्य अपने चरम पर पहुंच गए थे। अन्य प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो संस्कृत काव्य नाटक की बात करते हैं तो अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध साहित्य के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उन्होंने बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण और सौरानंद की रचना की है। भास की बात करें तो भाषा संस्कृत नाटककारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने स्वप्नवास दत्ता, दूतवाक और बालचित्र जैसे नाटकों की रचना की है। कालिदास की बात करें तो कालिदास संस्कृत साहित्य के महानतम कवि और नाटककार माने जाते हैं। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम की रचना की है। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल धरोहर मानी जाती हैं। विशाख दत्त की बात करें तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी गुप्त चंद्रम लिखे हैं। उनकी रचनाएं राजनीतिक घटनाओं पर आधारित है। ठीक है ना? तो किसको देखा हमने? विशाख दत्त को, कालिदास को, भास को। भास की रचनाएं स्वप्नवास दत्ता, दूतवास, बालचरित्र और अश्वघोष। अश्वघोष की रचनाएं बुद्धचरित, सारीपुत्र प्रकरण, स्वरानंदन। भास की रचनाएं स्वप्नवास दत्ता, दूतवाक, बालचरित्र। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम। ठीक है ना? विशाख दत्त में मुद्रा राक्षस, देवी गुप्त चंद्रम। लोक कथाओं की बात करें तो पंचतंत्र। पंचतंत्र में पंचतंत्र नैतिक शिक्षा देने वाली कथाओं का संग्रह है। यह 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच रचित माना जाता है। इसमें पशु कथाओं के माध्यम से नीति सिखाई गई है। कथा सरित सागर की बात करें तो कथा सरित सागर लोक कथाओं का विशाल संग्रह है। यह भारतीय समाज और संस्कृति के मूल को दर्शाता है। तकनीकी साहित्य की बात करें तो तकनीकी साहित्य में पाणिनि के अष्टाध्यायी व्याकरण आधारित ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति और प्रशासन पर आधारित है। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम खगोल विज्ञान और गणित पर आधारित है। चरक और सुश्रुत संहिता चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। नाट्य शास्त्र रंगमंच और अभिनय कला पर आधारित है। तकनीक साहित्य के महत्व की बात करें तो प्राचीन भारतीय तकनीक साहित्य अत्यंत विकसित था। इसमें व्याकरण, गणित, चिकित्सा, खगोल विज्ञान का गहन अध्ययन मिलता है। यह भारतीय विद्वानों की वैज्ञानिक दृष्टि और बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। दार्शनिक ग्रंथों की बात करें तो दर्शन साहित्य। भारतीय दर्शन साहित्य दार्शनिक परंपराओं का संग्रह है। इन ग्रंथों में जीवन, आत्मा, ज्ञान और मोक्ष पर विचार किया गया है। भारतीय दर्शन को आस्तिक और नास्तिक परंपरा में व्यक्त किया जाता है। आस्तिक वो जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक वो जो वेदों को नहीं मानते हैं। प्रमुख दार्शनिक स्कूल में सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के, किसके बेटा? प्रकृति और पुरुष के सिद्धांत पर आधारित है। यह भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन प्रणालियों में से एक है। इसमें ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सांख्य मतलब क्या? ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष पर बल दिया गया है। योग दर्शन पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। मानसिक और शारीरिक अनुशासन पर बल दिया गया है। योग का उद्देश्य आत्म साक्षरता और मोक्ष प्राप्त करना है। न्याय दर्शन तर्क और मीमांसा पर आधारित है। सही ज्ञान प्राप्त करने के साधनों की चर्चा करता है। तर्क के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है न्याय दर्शन का। पूर्व मीमांसा की बात करें तो पूर्व मीमांसा पहले आएगा आपका न्याय दर्शन का वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन पदार्थ और परमाणु सिद्धांत पर आधारित। किस पर बेटा? पदार्थ और परमाणु सिद्धांत पर आधारित है। यह भौतिक जगत की संरचना को समझाने का प्रयास करता है। इसमें द्रव्य, गुण, कर्म जैसी अवधारणाओं की चर्चा की गई है। पूर्व मीमांसा की बात करें तो पूर्व मीमांसा वैदिक कर्मकांड और यज्ञों पर केंद्रित है। यह वेदों की पौराणिकता को स्वीकार करती है। इसका मुख्य उद्देश्य धर्म और कर्म की व्याख्या करना है। उत्तर मीमांसा की बात करें तो उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। यह उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसमें ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष की चर्चा की गई है। तो उत्तर मीमांसा को क्या वेदांत कहते हैं? यह उपनिषदों की दार्शनिक शिक्षा पर आधारित है। इसमें ब्रह्मा, आत्मा और मोक्ष की चर्चा की गई है। आदि शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य इसके प्रमुख दार्शनिक, इसके वेदांत दर्शन के। चावाक या लोकायत दर्शन। तो चावाक क्या भैया? भारतीय भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख विद्यालय था। प्रत्यक्ष अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानता था। इसने आत्मा, पुनर्जन्म और वेदों की पौराणिकता को अस्वीकार किया। अब आते हैं आत्मकथाओं और ऐतिहासिक ग्रंथों पर। जैसे कि बाणभट्ट की हर्षचरित। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी था भैया। उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन और शासन का वर्णन मिलता है। यह प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। बागपति गौड़वाह। तो बागपति ने गौड़वाह ग्रंथ की रचना की। एक कन्नौज के शासक यशोवर्मन पर आधारित है। इसमें उनके सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना? तो गौड़वाह किस पर?
कन्नौज के शासक ऐशोवरम पर आधारित है। किसकी रचना है? बागपति की। ठीक है। विरल की विक्रमांकदेव चरित, तो विरल कश्मीरी कवि थे, उन्होंने विक्रमांकदेव चरित की रचना की है। इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ का पराक्रम का वर्णन, वो उत्तर का वायस है, दक्षिण में आकर रह रहा है। ठीक है। कलम्बम, नंदी कलम्बम कम, यह 9वीं शताब्दी की तमिल कविता है। यह पल्लव राजा नंदी वर्मन तृतीय की प्रशंसा में लिखी गई है। कलिंग पुत्राणी यह 10वीं शताब्दी का तमिल ग्रंथ है। इसमें चोल राजा कुलोत्तुंग के अभियानों का वर्णन मिलता है। यह वीर रस और युद्ध अभियानों से प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। उनकी वीरतापूर्ण का वर्णन है। राजपूत वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। चंद्रोदय की द्वारा लिखी गई है। संध्या का नंदी के रामचरित, संध्या का नंदी ने रामचरित की रचना की। यह पाल राजा रामपाल के शासन का वर्णन करती है। इसमें रामायण के तत्वों का भी समावेश किया गया है। ठीक है। हेमचंद की बात करें तो हेमचंद का कुमार पाल चरित, हेमचंद जैन विद्वान और इतिहासकार थे। उन्होंने कुमार पाल चरित की रचना की है। इसमें चालुक्य राजा कुमारपाल के शासन का वर्णन है। यह जैनों के प्रसार और संरक्षण की जानकारी देता है। फारसी इतिहास की बात करते बेटा तो दिल्ली सल्तनत में फारसी इतिहास लेखन का विकास हुआ। 11वीं शताब्दी के बाद फारसी भाषा का प्रशासन और इतिहास लेखन में प्रचुर मात्रा प्रमुख बन गई। इतिहासकारों का उद्देश्य शासकों और संरक्षकों की प्रशंसा करना होता था। इन ग्रंथों के महत्वपूर्ण राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। फारसी इतिहास मध्यकालीन भारत के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है बेटा? आपका महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने एक टॉपिक किया है। कौन सा टॉपिक किया बेटा? कि भैया किस प्रकार से हमें इतिहास के स्रोतों का अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों को देखा और हमने साहित्यिक साक्ष्यों को देखा और बहुत डिटेल में देखा, ऐसा नहीं शॉर्ट में देखा। मैं कहूंगा इस टॉपिक के लिए ये चीज सफिशिएंट है। इस टॉपिक के लिए ये चीज सफिशिएंट है। और आज ऐसे कई टॉपिक मिले आपको जो कल में रिवाइज किए थे। ऐसे ही जब आगे पढ़ेंगे ना तो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको पहली वाली चीजें रिवाइज मिलेंगी। क्या? पहली वाली चीज आपको रिवाइज मिलेंगी। तो बेटा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इतनी मेहनत मैं आपके लिए की है तो इतनी उम्मीद तो रखता हूँ कि आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ही भेज दी गई है, क्लास के अपलोड होने के पहले ही। ठीक है ना। टेलीग्राम आईडी कहाँ मिलेगी आपको? डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अगर नहीं मिल रही हो तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पर मैसेज डालें @ क्या, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @ कैपिटल A स्मॉल J फिर NKIT। क्या ओनली कैपिटल A है बगैर JNKIT? क्या आपका स्मॉल है? ये मेरी आईडी है। इस पर आप मैसेज करते हो तो आपको तुरंत ही रिप्लाई दिया जाएगा और आपको कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है ना। चलो हाँ, दो पीडीएफ बनाने में मेहनत मैं कर रहा हूँ, पीपीटी बनाने में मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं अभी प्लेन पीडीएफ आपको नहीं दे सकता। प्लेन पीडीएफ तभी दूंगा प्रॉपर नोट्स आपके कंप्लीट कर दूंगा और आपको शेयर करूंगा। तो उसके लिए सेल लगाऊंगा, सस्ते रुपए में बेचूंगा, फ्री में नहीं दूंगा। हालांकि नॉर्मल पीपीटी जो क्लास की पीपीटी पैनल पीपीटी है ये मैं आपको डेली भेज देता हूँ। मैं आपको ये डेली भेज देता हूँ। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। साथ में एक और काम किया करो, आप क्लास लेते हो, क्लास के बाद में कुछ नोट्स बनाते हो तो नोट्स को ग्रुप में डालना सीखो। अपने जो MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर नेट GRF वाला ग्रुप है उसमें डालना की शुरुआत करो। क्या? जो क्लास का नोट्स आप लोग बनाते हो। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।